चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनसीईआरटी कल एक्सरसाइज 3.1 का समापन किए हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत करेंगे। मैट्रिसेज हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने कल आपको 3.1 जो है वो समाप्त कर दिया। 3.1 पे आप फोकस कीजिएगा तो इसमें केवल और केवल आव्यूह के प्रकार से ही बहुत कुछ संभव है। जैसे हमने आपको पंक्ति बता दिया, स्तंभ बता दिया, आव्यूह बता दिया, आव्यूह के सदस्य बता दिया, उसके बाद हमने पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आयताकार आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह और आव्यूह की समानता को कंसेप्ट समझाते हुए 3.1 को समाप्त किया। आज हम 3.2 की शुरुआत करेंगे और 3.2 में क्या पढ़ना है हमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आव्यूह पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। आज हमें ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमें विचार विमर्श करना है और हमारी अथक प्रयास होगी कि आव्यूह पर संक्रिया हम आपको समझा दें। देखो पहली बात समझ, ये जो ऑपरेशन कह रहा है, ऑपरेशन, इसका मतलब समझते हैं क्या है? आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अधिकतर लोग ऑपरेशन का प्रयोग करता है, मतलब डॉक्टरी भाषा में ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन का आखिर अर्थ क्या होता है, कौन बता सकता है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? आप जाते हैं, ठीक है, बात तो सही है। या तो समझ लिया कि मेरा उंगली ये कट गया है तो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, या मेरा हड्डी जो है टूट गया है तो क्या करेगा, ऑपरेशन करके उसमें स्टील लगा के ठीक कर देता है। या मान लीजिए किन्हीं का अगर 6 उंगली अगर है तो उनको ऑपरेशन करके उनका उंगली भी हटा देता है। तो उसी तरह से मैट्रिक्स पर ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? या तो आप कह सकते हैं गणित के भाषा में कि या तो आप जोड़ सकते हैं, या घटा सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सारी तमाम पहलुओं पर हम आगे बढ़ेंगे। यानी आव्यूह पर संक्रिया करने का मतलब क्या होगा? आज के क्लास में हम आव्यूह का योग सीखेंगे, आव्यूह का अदिश गुणन सीखेंगे, आव्यूह का अंतर सीखेंगे, आव्यूह के योग का गुणधर्म सीखेंगे और आव्यूह के अदिश का गुणधर्म भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले आव्यूह की संक्रिया पर हम आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि सर आव्यूह का योग कैसे होता है। आव्यूह का योग, ध्यान दीजिएगा, आव्यूह का योग। आव्यूह का योग का मतलब क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सुनो बात पहले अच्छा से कि सर आव्यूह का योग कैसे करेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आव्यूह का योग निकालना होगा तो 2 या 2 से अधिक आव्यूह रहेगा तभी आव्यूह का योग निकाला जाए। कैसे? ध्यान, पहले डिफिनीशन दे देते हैं। यदि वैसा दो आव्यूह दैट टू मैट्रिक्स, वैसा दो आव्यूह जिसके कोटि यानी ऑर्डर, कोटि समान हो तो संगत पद जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है, उसे आव्यूह का योग कहते हैं। उसे आव्यूह का योग कहते हैं। आव्यूह का योग कहते हैं। आव्यूह का योग कहते हैं। इसे a प्लस बी द्वारा सूचित करते हैं। a प्लस बी द्वारा सूचित करते हैं। a प्लस बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, वैसा दो आव्यूह जिसके कोटि समान हो तो संगत पद जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है
उसे आव्यूह का योग कहते हैं और इसे a प्लस बी द्वारा सूचित किया जाता है। देखो, अगर कोटि कहा जाए तो इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्या कहते हैं बाबू? ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ दे तो वही हमारा आव्यूह का योग है। देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो अगर हमें कहना है तो हमने कहा क्या कि सर a बराबर सुनिए, a बराबर a11 a12 a21 और a2 और b बराबर ले लेते हैं बाबू b11 b12 b21 और b हो गया, लिखिए। अब यहां से a प्लस बी हमें निकालना है, a प्लस बी, तो हम कैसे जोड़ेंगे? हमने लिखा कोटि समान होना चाहिए, तो अगर हम देखें तो ये भी 2 गुना 2 का है और ये भी 2 गुना 2 का है और दोनों का कोटि समान है, तो संगत पद को जोड़ दीजिए, संगत पद को जोड़ देना है। यानी इसका 1 इसका पहला तो जोड़ देंगे, a11 प्लस b11, फिर इसका और इसका सम हो जाएगा यानी a12 प्लस b12, फिर इसका और इसका सम होगा यानी a21 प्लस b21 और फिर इसका सम और इसका सम यानी a22 प्लस b22। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोटि अगर समान हो जाए तो करस्पॉन्डिंग टर्म क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि ऑर्डर समान हो जाए तो करस्पॉन्डिंग टर्म जोड़ देंगे और उसके बाद जो मान आएगा उसी को हम आव्यूह की योग कहेंगे। एक एग्जांपल और समझाते हैं। देखो, मान लो कि a बराबर आपके पास दिया गया है a11 b11 और b बराबर मान लीजिए हम कहते हैं b11 और b21 और तब कहते हैं इसको 1 2 है। अब हम कहते हैं इसको जोड़िए, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे b12 मत लिए, इसको जोड़ना है तो हम कहेंगे क्या? सर संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है सर? कि इसको देखा जाए तो ये 1 क्रॉस 2 का है और इसको देखिएगा तो 2 क्रॉस 1 का है, यानी जब कोटि समान न हो तो हम कहेंगे जोड़ संभव नहीं है। जब ऑर्डर इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि सर क्या है जोड़ नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऑर्डर समान हो दोनों आव्यूह का तो हम सम निकाल लेंगे, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जोड़कर। एक एग्जांपल आप इसको हम बताते हैं। देखो एग्जांपल पहले से लिखा, सुन। जैसे मान लो a b दिया गया है और आपसे इस सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी बताइए ना कि a प्लस बी क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले इनका ऑर्डर देखो तो 2 क्रॉस 3 है, इनका ऑर्डर देखो तो 2 क्रॉस 3 है। क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है? क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है? तो नजर आएगा हाँ सर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? समान है। और जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इजकल टू, सर संगत पद जोड़ देना है। एक और एक के साथ जोड़ेंगे तो हमें लगता है कि 2 होगा कि नहीं होगा? क्या मैं 7 और 6 को जोड़ दूं तो 13 और 2 और 9 को जोड़ दूं तो 11, 3 और 2 को जोड़ दूं 5, 1 और 0 को जोड़ दूं 1, 6 और 5 को जोड़ दूं 11। ये हमारा आंसर होगा। बोलो आव्यूह क्या योग समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले आपको देखना है ऑर्डर यदि दोनों आव्यूह का समान है तो करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ दीजिए, यानी पहला का साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, और इस तरह से जो मान प्राप्त होगा उसी को हम आव्यूह का योग कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 6 है। ए और बी दिया गया है और ए प्लस बी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले दायित्व यही है कि अगर आपको सम निकालना है, इनका कोटि देखिएगा तो 2 क्रॉस 3 का है और इनका भी देखा जाए तो 2 क्रॉस 3 का है। बोलिए कोई दिक्कत है तो? चलिए ठीक है। अब हमें लिखना क्या है
कि a प्लस बी कोटि अगर समान है तो संगत पद को जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? सुनो ध्यान दो, √3 और 2 को जोड़े तो क्या होगा बता? आए 2√3। पहले तो एक बात समझिए, आप इंटर में पढ़ते हैं ना, बताइए ये सब बोका कहीं के √3 और 2 को जोड़ने के लिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं 2√3। क्या हम कह सकते हैं? 12th में है सब, बौरा कहीं के। चलिए सुनिए, देखिए क्या लिखेंगे बाबू, √3 प्लस 2 ही हो जाएगा। 1 और √5 है, सम करेंगे तो 1 प्लस √5। बाबू मेरे -1 और 1 जोड़ेंगे 0, 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0, 3 और 3 जोड़ देंगे 6, 0 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2। ये हमारा, उम्मीद करते हैं कि आपको अवयव का योग समझ में आ गया होगा कि अवयव का योग कैसे करते हैं। यदि ऑर्डर समान है तो संगत पद को हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? बढ़े आगे ना। अब क्या है, थोड़ा सा पहले बात समझिएगा, बात समझा जाए। अवयव का योग समझ रहे तो इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या है, योग का गुणधर्म क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि योग का गुणधर्म क्या है। देखो एक बात पहले समझो, जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहते हैं कि 2 + 3 क्या होगा, तो तुम कहेगा कि सर ये तो 5 होगा। अगर इसी बात को हम ऐसे पूछ रहे कि 3 + 2 क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? 5 ही होगा। यानी यहां से एक गुणधर्म जानते हो क्या निकला कि अगर तुम a + b कर दो या b + a कर दो, ये सदैव बराबर होंगे। a + b कर दो या b + a कर दो, ये सदैव क्या होंगे? बराबर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बराबर होंगे तो कोई नियम, एक नियम जैसे आप यहां पे सीखे कि सर योग क्या है तो जोड़ना, प्लस के बाद में बताए। लेकिन जब आप ये समझे कि a + b और b + a बराबर है तो कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम अगर कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं, पहले ध्यान दीजिए, क्रम विनिमय नियम सुनो पहले, क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर दो गो मैट्रिक्स दिया गया है, अगर आप a + b जोड़िए या b + a जोड़िए, मान हमेशा बराबर हो। आप a + b जोड़िए या b + a जोड़िए, मान क्या होगा? सदैव बराबर होगा। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम, और इंग्लिश में कम्यूटेटिव। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से और इसके योग के गुणधर्म होते हैं क्या? तो हाँ बाबू देखो, दूसरा जो होता है वो होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप a + b जोड़ दीजिए और उसके बाद c जोड़िए, या आप a को छोड़ दीजिए, b + c को जोड़कर तब a जोड़िए, तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो दोनों में अंतर क्या है। यहां पर आपका a + b पहले जुड़ेगा LHS में, और RHS में b + c पहले जुड़ेगा। इसमें c बाद में जुड़ेगा, इसमें a बाद में जुड़ेगा। तो इस रूल को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम। ठीक है। अगला और कोई नियम है क्या सर? तो हाँ बाबू, आगे और नियम है, सुनो क्या। तीसरा अगर हम देखें तो हिंदी में कहते हैं तत्समक नियम, और इंग्लिश में आइडेंटिटी लॉ। देखो क्या है,
कि अगर a प्लस 0 कर दे तो क्या आएगा, बताओ। a प्लस 0 क्या आएगा, a आएगा, या 0 प्लस a कर दे तब क्या आएगा, यही आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, यानी तत्समक नियम। अगर हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, वो किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो ये आपका तत्समक नियम। एक और होता है, जानते हो क्या, चौथा जो होता है उसको कहते हैं इनवर्स लॉ, यानी प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम, प्रतिलोम, इनवर्स लॉ, इनवर्स प्रतिलोम नियम। क्या है प्रतिलोम नियम, a प्लस a का इनवर्स क्या होता है, माइनस a, और यदि इनको जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम नियम। a प्लस माइनस a इक्वल टू 0, इसी को हम कहते हैं इनवर्स लॉ। और एडिशन का 4 प्रॉपर्टीज यही होता है। एक होता है क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, यानी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। कोई दिक्कत है तो बोलो, इतना इतना समझ गए, एडिशन का कहानी खत्म। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें अदिश से गुना समझना है। देखो गुना मल्टीप्लाई दो होता है, एक सर आव्यूह में आव्यूह से गुना, और एक होता है आव्यूह में कोई स्केलर से गुना। आव्यूह में आव्यूह का गुना अलग तरह से बनता है, और आव्यूह में अदिश का गुना अलग तरह से बनता है। तो चलिए अभी हम अदिश गुना की बात करेंगे और देखते हैं क्या पढ़ना है। आव्यूह का अदिश गुणन मल्टीप्लाई स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। सुनिए, अब हमें आव्यूह में कोई अदिश से गुना करना है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि सर a बराबर कोई मैट्रिसेस दिया गया है, a11, a12, a21 और a22, कोई भी मैट्रिसेस दिया गया है, ठीक है। और कोई एक k जो है ना वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है, यानी इसको कह सकते हैं अचर, अचर संख्या। सुनो बात, अचर संख्या है। और यहां से हमें निकालना क्या है कि सर कांस्टेंट में a से मल्टीप्लाई करके बताइए ना क्या होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए ना क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। k में a से गुना करना है, यानी ये हो गया k, और a क्या दिया गया है, a11, a12, a21 और a22। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत अगर है तो तुम पूछ लो, ठीक है। अब k a से गुना करना था, a का मान हम रख दिए, और कांस्टेंट से गुना का मतलब k a11, k a12, बात को समझना, k a12, k a21 और k a22। मतलब समझ में आया कि सर ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं ना, इसको सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। के में इससे भी गुना, 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 बस वही आंसर मिला। सर एग्जाम्पल एक बताइए, लो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर मान लो हमने कहा कि 5, 8, 3, 2, 0, 6, और हम आपसे कह रहे हैं कि 3a का मान बताइए कि 3a का मान क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। 3a इक्वल टू 3 और a का मान 5, 8, 3, 2, 0, 6, मल्टीप्लाई कर दे। 3 5 जा 15, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 और 3 6 जा 18। यही हमारा आंसर होता है। बताओ समझे कि नहीं समझे। आव्यूह का योग समझा दिए, संगत पद जोड़ देंगे योग हो जाएगा। अदिश गुना भी बता दिए कि अगर अदिश में गुना का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना। ये जब आप समझ गए तो अदिश के गुणधर्म भी होते हैं, अभी बताएं, जैसे योग का गुणधर्म बताया उसी तरह से अब अदिश के गुणधर्म पर भी चर्चा कर ले। समझ में आ रहा है ना, बोलो, तो बोल कह नहीं रहा है सब। चलिए अदिश का अब गुणधर्म समझिएगा। अदिश का गुणधर्म देखो है,
अदिश का गुणधर्म में दो ही गुणधर्म है, विशेष है नहीं। तो यहां पे पहला देखो, मान लीजिए आपके पास कोई ए है और ए प्लस बी है, सम करना है, सम करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिखे के ए प्लस में के बी, तो मान में कोई अंतर नहीं, मतलब समझो ए प्लस बी को जोड़ दो और तब के से मल्टीप्लाई करो, या पहले ए में के से मल्टीप्लाई कर दो, बी में के से मल्टीप्लाई कर दो और तब जोड़ दो, फिर भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टीज हो गया, समझ में आ गया ना? बोलो, बोल नहीं रहा है सब, सुनो। दूसरा क्या है, दूसरा, ठीक है ना, सुनो। दूसरा क्या है मनु, सुनिए, के, सुनो इधर आई, सुनो के, और मान लीजिए कि आई जो आपका आई बताए थे, इकाई आयु तत्समक आयु, यूनिट मैट्रिक्स बताए थे ना, 1001, हाँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताए हुए हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सर के में ए से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस आई में ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे भी मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। देखिए तो गेट सटा दीजिए, कौन है, और देख लिया तो पेपर सटा दिए, गेट सटा दिए, चलिए छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। प्रॉपर्टी इसका दो गो था, उसमें 4 गो था, क्रम विनिमय, सहचर, प्रतिलोम, तत्समक। इसमें 2 गो है, दोनों का नाम का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक नहीं, बड़े आगे ना। चल यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अभी का अंतर भी पढ़ लिया जाए कि सर क्या होता है डिफरेंस। चलो देखते हैं, इसका पहले डिफिनेशन लिख दे। क्या, वैसा दो आव्यूह, वैसा दो आव्यूह, वैसा दो आव्यूह, वैसा दो आव्यूह। अच्छा ये बताइए, जो अभी 2 टॉपिक खत्म किए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आए एकदम क्लियर ना? योग समझ में आ गया ना, अदिश गुणन समझ में आ गया ना? अब अंतर भी समझा देना। देखो, वैसा दो आव्यूह जिसके कोटि समान हो, कोटि समान हो, तो संगत पद घटाने के बाद संगत पद घटाने के बाद, देखिए वैसा दो आव्यूह जिसके कोटि समान हो, तो संगत पद घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे, जो मान प्राप्त होता है उसे आव्यूह का अंतर कहते हैं, उसे आव्यूह का अंतर कहते हैं, अंतर कहते हैं, ठीक ना। आव्यूह का अंतर किसको कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी योग वाला ही नियम है, कोटि समान हो तथा संगत पद उसमें जोड़ते हैं और इसमें घटाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, सुनो। जैसे मान लो a बराबर A11, A12, A21 और A22, b बराबर B11, B12, B21 और B, ठीक। और हमें क्या चाहिए बाबू कि सर a माइनस बी, इसे लिख सकते हैं, इसे a माइनस बी द्वारा सूचित करते हैं, a माइनस बी द्वारा सूचित करते हैं। a माइनस बी, देखो अगर दोनों का पहले अगर हम ऑर्डर देखें तो ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है, तो संगत पद घटा दीजिए। मतलब क्या सर, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 और A22 माइनस B22। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, इसी तरह से करते हैं। एग्जाम्पल एक ले ले, क्या देखो ए बी दिया गया है, ठीक ना, हालांकि ऐसे नहीं, एक अपने मन से लेते हैं। देखो
ए बराबर मान लेते हैं कि हमने कहा क्या 4 8 3 2 5 1 और बी बराबर मान लेते हैं क्या 1 7 3 6 9 2 दिया गया। और हमसे कहा जा रहा है कि a माइनस बी समझा दीजिए, तो चलिए a माइनस बी हम समझा देते हैं। क्या दोनों के ऑर्डर समान है? 3 क्रॉस 2 है और इधर में भी बाबू 3 क्रॉस। ऑर्डर यदि दोनों समान है तो संगत पद को घटा देते हैं। देखो कैसे, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 6 जाएगा -4, 5 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा बताओ -4, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस। यही तो होता और कुछ नहीं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? योग समझा दिए, उसके बाद अदिश गुणन समझा दिए, अंतर समझा दिए। अंतर का गुणधर्म होता है कि नहीं बताओ? नहीं, सबका होता है तो इसका भी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। तुम 10 गो रोटी खाता है तो बगल वाला 10 को खाएगा, जरूरी है? संगति है, खा लेगा। सुनो है, देखो ये जरूरी नहीं है कि सबके प्रॉपर्टीज होते हैं तो इसके भी प्रॉपर्टीज होंगे, इसके प्रॉपर्टीज नहीं होते। कारण समझो क्या, मान लो सुनो 5 में से 2 को घटा दे क्या आएगा, और 2 में से 5 को घटा दे तो कितना आएगा -3। बताओ दोनों बराबर हुआ? बोलो बराबर हुआ? तो नहीं, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। ध्यान में रखना कि अगर कोई पूछे कि डिफरेंस का प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होता है, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। गुणधर्म इसके नहीं होता है। समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर ये आपका 8 है, और 8 एग्जाम्पल में थोड़ा सा सवाल देखिए तो क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8, ए का मान बी का मान लिखे हुए, निकालना क्या है? नहीं, ए बी का मान दिया गया, हाँ बोलिए तो क्या निकालना है? 2a प्लस 3x, ठीक। कह रहा है कि यहाँ पे ए बी तो दिया गया है, एक्स का ही मान पूछा जा रहा है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। देखो यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या इस बात को हम ऐसे लिखें कि 3x इक्वल टू 5b माइनस 2 है? समझ में आया? बोलो ठीक है ना। 3x इक्वल टू 5b माइनस 2 है। अब यहां पे 3x तो नहीं पता है, 5 और b का तो वैल्यू दिया गया है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2, a का वैल्यू दिया गया है 8 0 4 माइनस 2 3 6। कोई दिक्कत है? बोलो ठीक है। अब 3x इक्वल टू, आपको अदिश गुना सिखाए हैं ना, 5 में 2 से गुना 10 माइनस 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस 25, 5 1 जा 5। समझ में आया? बोलो 8 2 जा 16, 0 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 3 2 जा 6 और 6 2 जा, ठीक। यानी 3x इक्वल टू, देखो 10 में से 16 जाएगा -6, -10 -10, 25 में से 8 जाएगा 12, 10 में से 20 में से 8 जाएगा 12। चलिए 10 माइनस माइनस प्लस 10 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 में से 12 जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 7। कहां पे बाबू? -6 हो गया है, -25 और प्लस माइनस -6, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 10 4 14, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से अगर लिखना होगा तो x इजक्वल टू 1/3, ठीक है, -6 -10 12 14 -31 और -7, ठीक। x इजक्वल टू अगर लिखना होगा क्या लिखेंगे बताओ, 3 2 -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3, ये आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है कि नहीं है, बोलो। चलिए अगला दिया गया है x प्लस वाई बाई x माइनस वाई और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए देख लेते हैं। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया गया है, इक्वेशन के रूप में है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 2। बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए x प्लस वाई पहले लिखते हैं, देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 2 0 9। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई 3 6 0 -1। कोई दिक्कत बाबू, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x और x जोड़ देंगे तो 2x। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो सब नहीं बोल रहा है। चलिए सुनिए, 5 और 3 8 2 6 8 0 0 0 9 में से 1 जाएगा, x इजकल टू 1/2 8 8 0 8, ठीक। x इजकल टू 1/2 से गुना कर दे तो 4 4 0 4, ये x का वैल्यू हो गया, आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है कि y निकालना है, कहीं से निकाल लीजिए, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 5 2 0, आ रहा है समझ में ना, आ रहा है ना। x देखिए y इजकल टू 5 2 0 9 माइनस, प्लस में x था उधर लेगा माइनस में, y इजकल टू 5 2 0 9 माइनस x का वैल्यू क्या दिया गया है, 4 4 0 4 4 4 0 4, ठीक है। आ रहा है समझ में ना, बोलो। 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा -2, 0 में से 0 जाएगा 9 में से 4 जाएगा, तो बोलो समझ में आ गया ना। तो यहां तक आज के क्लास में रहने देते हैं, कल के क्लास में अवयव का गुना पढ़ाना है। बेहतर ढंग से कल का क्लास होगा कि 2 अवयवों का गुना कैसे होता है, प्लस समझा दी, एक बार फिर से समझ लो, ठीक ना। मान लो भूल जाता होगा सब, देखो है, सुनो मैट्रिक्स 3.1 समाप्त कर दिए। उसके बाद जब हम 3.2 में आए तो अवयव की संक्रिया पढ़ना था, और संक्रिया का मतलब होता है जोड़ घटा गुना भागा, ठीक है ना। योग के बारे में आपको बता दिए कि अगर कोटि समान होगा तो संगत पद जोड़ देना। अंतर के बारे में भी हमने आपको बताया, सॉरी इसके गुणधर्म के बारे में भी चर्चा किया हमने, क्रम विनिमय क्या होता है, सहचर क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। इसके बाद हमने चर्चा किया कि अवयव का अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन पे हमने ये सवाल को समझाने का प्रयास किया। अदिश गुणन का मतलब होता है जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो भी एलिमेंट दिए गए सबके साथ अदिश के साथ गुना होता है। उसके बाद अदिश गुणा का गुणधर्म भी हमने आपको बताने का काम किया। उसके बाद हमने आपको अवयव का अंतर समझा दिए। इसी से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था 9 नंबर,